हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हमारे ड्रामा का लास्ट पार्ट है एंड गाइस आई एम रियली सॉरी कि मैं इस ड्रामा को टाइम से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट इसके बाद जो भी ड्रामास आएंगे वो मैं टाइमली एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मुझे उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जय बैंक जाता है और वहाँ से अपना चेक ले लेता है और चेक लेने के बाद वो मैनेजर के ऑफिस में आ जाता है। इनसे कहता है कि आपने जो एमजे का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आप उसे कैंसिल कर दें और इसके बदले में मैं आपको ये पैसे दे दूँगा। वो जैसे ही इतने सारे पैसे देखते हैं फ़ौरन से खुश हो जाते हैं और एमजे का कॉन्ट्रैक्ट इसके हाथ में दे देते हैं। जय वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसे फाड़ कर यहाँ से चला जाता है। फिर जब कुछ देर बाद इनका असिस्टेंट इनके पास आता है तो ये उसे कहते हैं कि ये चेक लेकर जाओ और इसे कैश करा के ले आओ। तो इनका असिस्टेंट इन्हें बताता है कि ये बैंक तो पता नहीं कब का बैंकक्रप्ट हो चुका है और अब इसकी तो कोई भी ब्रांच नहीं रही, ये पैसे किसी भी काम के नहीं हैं। उन्हें ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि डैड एमजे को लेकर इन्वेस्टमेंट एजेंसी में जाते हैं। जो लेडी कब से इनको इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रही थी, वो जैसे ही एमजे को देखती हैं फ़ौरन से इनके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाती हैं। वहाँ से फ्री होने के बाद ये एमजे को लेकर अपनी वैन में ही वापस आ रहे होते हैं। एमजे ने फर्स्ट टाइम इतनी छोटी सी वैन देखी होती है और इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इधर उधर देख रहा होता है और सारी चीज़ों को हाथ लगा रहा होता है। इस पर डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ टाइम में मैं तुम्हें बड़ी वैन लेकर दे दूँगा। अब नेक्स्ट दिन रात का दिखाया जाता है कि जय अपना सारा सामान पैक करता है और बाहर जाकर टेबल पर बैठ जाता है। फिर सियोंग को मैसेज करता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हालांकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, तो मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं लास्ट टाइम तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 10 बजे तक हूँ, अगर तुम रात में आ गई तो मैं तुमसे मिल लूँगा, नहीं तो उसके बाद मैं चला जाऊँगा। सियोंग इसका मैसेज रीड कर लेती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है कि कोई भी रिप्लाई नहीं करती। जय वहीं टेबल पर बैठकर इसका वेट करता रहता है। हालांकि 10 से 11 बज जाते हैं, लेकिन सियोंग यहाँ पर नहीं आती। फिर ये उठता है और अपना सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं सियोंग को इसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, तो वो फ़ौरन से उठती है और भागते हुए जय के घर पर आने लगती है। जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और जय यहाँ पर नहीं होता, तो वो ये देखकर रोने लग जाती है कि मैं उसे लास्ट टाइम नहीं मिल पाई। सियोंग अभी रो रही होती है कि अचानक से पीछे से उसके कंधे पे एक हाथ आता है। ये पीछे मुड़कर देखती है तो ये जय ही होता है। इसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। फिर सियोंग इसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। तो जय कहता है हाँ ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि जय और सियोंग दोनों साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। जय सियोंग को उसके घर पे छोड़ता है और इसे कहता है कि तुमने अपना घर मुझसे बहुत ज़्यादा करीब ले लिया, अभी तो हमने थोड़ी सी बात भी नहीं की और तुम्हारा घर आ गया। तो सियोंग इस पर मुस्कुरा कर कहती है चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं अपना घर काफ़ी ज़्यादा दूर लूँगी। फिर जय कहता है चलो ठीक है, तुम अपने घर में जाओ ताकि मैं फिर यहाँ से चला जाऊँ। तो इस पर सियोंग कहती है कि अब ये ट्रेंड नहीं है, अब लड़कियाँ बाहर खड़ी होती हैं और जब उनका बॉयफ्रेंड चला जाता है तो वो अपने घर में चली जाती हैं। अब काफ़ी देर तक इसी टॉपिक पे बात होती रहती है। फिर सियोंग कहती है कि चलो ठीक है, पहले मैं घर में चली जाती हूँ और फिर तुम यहाँ से चले जाना। वो फ़ौरन से जाती है और अपनी लिफ्ट का बटन प्रेस करने लगती है। तो जय भागते हुए इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम कितनी अजीब हो, अभी तो ट्रेंड में जो चीज़ चल रही है तुम्हें वो कहनी चाहिए, लेकिन तुम नहीं कह रही। सियोंग को समझ नहीं आता, वो इससे पूछती है कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो जय कहता है कि जब बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने उनके घर आते हैं तो या तो उन्हें कॉफ़ी प्रेफर करती हैं या फिर रैमियन, लेकिन तुम बहुत बुरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ रही। तो इस पर सियोंग एकदम से हैरान हो जाती है और इसे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो आओ हम दोनों मिलकर रैमियन खा लेते हैं। जय कहता है नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे भूख लग रही है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इस पर सियोंग कहती है चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर रैमियन खाएंगे, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। ये उसे लेकर अपने घर में आ जाती है और फिर ये दोनों साथ मिलकर रैमियन बनाते हैं, साथ ही बातें भी करते हैं और सियोंग जय के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। रामेन खाते वक्त सियोंग से पूछती है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है तो तुम कहाँ रहोगे। इस पर जय कहता है मुझे नहीं पता, मैं कहीं पर भी रह लूँगा, लेकिन अब मैं उन लोगों को और परेशान नहीं कर सकता, मेरी वजह से वो लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। सियोंग फिर से इसे पूछती है लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारे पास तो रहने की कोई भी जगह नहीं है तो तुम कहाँ रहोगे। लेकिन जय कोई भी जवाब नहीं देता। तो इस पर यह कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी रह सकते हो। जय एकदम से शॉक्ड हो जाता है और इसकी तरफ देखने लगता है। तो सियोंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अच्छे के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब तुम मेरी आंखों के सामने नहीं होते तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और फिर मैं तुम्हें ढूंढती रहूँगी कि पता नहीं तुम कहाँ चले गए।
अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग बेड पर जबकि जय ज़मीन पर लेटा होता है। इन दोनों को नींद नहीं आ रही होती और ये दोनों करवटें बदल रहे होते हैं। फिर सियोंग बात स्टार्ट करती है और इसे पूछती है कि यार मुझे समझ नहीं आया कि तुम 20 साल पहले वहाँ से गायब क्यों हो गए। तो जय कहता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा हो जिसे मेरी मौजूदगी बर्दाश्त ना हो, तो इसी वजह से मुझे वहाँ से गायब कर दिया गया। फिर सियोंग से कहता है कि वैसे ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम एक लड़की हो और तुम अकेली हो, तुमने एक लड़के को अपने घर में आने दिया जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। तो सियोंग कहती है नहीं कोई बात नहीं। फिर अपने बेड के नीचे से एक बहुत ही बड़ा सा फ्राई पैन निकालती है जिससे इसने जय को मारा था और कहती है कि अब चुपचाप सो जाओ। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि इतने दिनों से तो सियोंग काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आ रही थी, लेकिन अब जय क्योंकि उसके पास आ गया है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। इवन कि इसकी कलीग्स भी ये बात नोट करती हैं और इससे कहती हैं कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो, लेकिन सियोंग उन्हें जय के बारे में नहीं बताती और कहती है नहीं मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। इसी के साथ ही हमें एमजे का दिखाया जाता है कि वो डैड के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात मुझे आपको भी बता देनी चाहिए। डैड इसके सामने आके बैठ जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम अपनी बात बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। एमजे उन्हें बताता है कि शायद ये बात आपको नहीं पता होगी कि मैंने कभी भी अपना कोई सॉन्ग नहीं गाया, जितने भी मैं गाने गाता था वो मेरे नहीं थे बल्कि वो एक योंजे नाम के लड़के के थे। डैड कहते हैं ये बात मैं जानता हूँ और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारे मैनेजर की है। एमजे काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा होता है और कहता है लेकिन फिर भी मुझे ये बात पता चल गई थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कैरियर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो इस पर डैड कहते हैं चलो ठीक है अब वक्त आ गया है कि हम सबको सच बता दें। तो इस पर एमजे मुस्कुराकर कहता है जी मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। अब कुछ देर बाद हमें जय का दिखाया जाता है कि ये कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है और यहाँ पर बैठकर किसी का वेट कर रहा होता है। कुछ देर गुजर जाती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर चलते हुए आती हैं, लेकिन वो जैसे ही जय को देखती हैं एकदम से हैरान हो जाती हैं। फिर वो इसके सामने आकर बैठ जाती हैं और इससे कहती हैं कि तुम एक बात बताऊँ, तुम योंजे से बहुत ज़्यादा मिलते हो। मैं हमेशा उसके कॉन्सर्ट्स में जाती थी और उसके शोज़ भी देखती थी। अभी मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद योंजे ही मेरे सामने बैठा हुआ है। जय कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही पता हो सकती है। इसी के साथ ये पास्ट के बारे में सोचता है कि जब ये अपने लॉकर के लिए गया था, लॉकर ओपन करने पर इसे दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो पैसों का एनवेलप और दूसरा एक पेपर। जब ये पेपर उठाकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी हल नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मेरी बीमारी से जाने, मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक सुपरस्टार के नाम से जाने। फिर डॉक्टर जय को बताती हैं कि योंजे को एक बीमारी थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था, क्योंकि वो 90s का दौर था तो उसकी कोई भी मेडिसिन नहीं थी, लेकिन अब वो इलाज बहुत आसान हो गया है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग ने जय के लिए काफ़ी ज़्यादा खाने बनाए होते हैं और वो कब से उसका वेट कर रही होती है, लेकिन जय घर पे नहीं आता। ये वहीं पर बैठे बैठे उसका वेट ही कर रही होती है कि अचानक से गेट नॉक होता है और अंदर जय चलते हुए आता है। सियोंग फ़ौरन से उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आज तुम इतना लेट हो गए, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। तो इस पर जय जवाब देता है कि हाँ, तुम जैसी गर्लफ्रेंड होने का यही फ़ायदा होता है कि आपको अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए मिल जाते हैं। तो सियोंग कहती है अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, अब जल्दी से जाओ अपने हैंड वॉश करो क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। जय यहाँ से जाने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है और अपने हाथों के एक्शन से सियोंग को एक इशारा करके दिखाता है और ये सब कुछ करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। सियोंग इसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही होती है और जब ये चला जाता है तो सियोंग बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे भी जय ने करके दिखाया था। जय हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम में आता है और यहाँ पर आके वो फिर से सैड हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि बस ये सियोंग को बिल्कुल भी ऐसा फील कराना नहीं चाहता कि वो सैड है, इसीलिए उसके सामने हंस रहा है। फिर ये दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है कि सियोंग का ऑफिस ऑफ होता है और वो बाहर निकलती है तो देखती है कि जय सामने ही बैठा है और यहाँ पर बैठकर इसका वेट कर रहा है। तो सियोंग इससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जय कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले बॉलिंग के लिए जाते हैं। जय ये फर्स्ट टाइम कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है। उसके बाद टैरो रीडिंग के लिए जाते हैं और साथ ही बुक स्टोर भी, जहाँ पर बैठकर ये लोग बुक्स रीड करते हैं। फिर साइकिलिंग भी करते हैं और क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है तो सियोंग जय के हाथों पर कूलिंग स्प्रे लगाती है। आज का पूरा दिन एक साथ स्पेंड करते हैं और वापसी पर जय सियोंग से कहता है कि मैं इस दिन को तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो सियोंग कहती है इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आज हमारा फर्स्ट डे था, हम हल्के हल्के करके हर चीज़ को बेहतर बना लेंगे। इसकी बात सुनकर जय थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर वैसे ही चलता रहता है।
अब ये दोनों घर आ जाते हैं और सियोंग बैठकर अपना होमवर्क कर रही होती है, जबकि जय लगातार इसी को देख रहा होता है। सियोंग इसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो इस पर जय जवाब देता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में उतारना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी आंखें बंद करूँ जब भी मैं तुम्हारे फेस को अच्छे से देख पाऊँ। तो सियोंग हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मेरे हाथों पर तो गॉस बम्स आ रहे हैं। ये दोनों अपनी बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक से गेट नॉक होता है। सियोंग पूछती है कि इस टाइम कौन हो सकता है। जब वो आवाज़ देती है तो बाहर से जीहू और उसके फ्रेंड की आवाज़ आती है। ये दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक उन्हें नहीं बताया होता कि जय सियोंग के साथ ही रह रहा है। ये फ़ौरन से जय को छुपाती है और साथ ही उसके शूज़ भी उसे दे देती है। और क्योंकि घर में कोई छुपने की जगह नहीं होती तो सियोंग जय को अपने कैबिनेट में छुपा देती है जहाँ पर इसके कपड़े रखे होते हैं। साथ ही उसके शूज़ भी उठाती है और उसे वहीं पर दे देती है। फिर जाकर गेट खोलती है और जीहू और उसका फ्रेंड घर के अंदर आ जाते हैं। जीहू कहता है कि तुमने हमें इतनी देर बाहर खड़ा क्यों रखा, तुम क्या कर रही थी। तो सियोंग कहती है मैं वॉशरूम गई थी। फिर ये लोग बैठ जाते हैं और बातों बातों में जीहू का फ्रेंड अचानक से कहता है कि मैं तुम्हारी अलमारी में अपने कपड़े देखूंगा। सियोंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है और इससे पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि जब से तुम गई हो मेरी एक शर्ट मिसिंग हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे कपड़ों में आ गई होगी। सियोंग कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मेरे कपड़ों में क्यों आएगी। सियोंग के मना करने के बावजूद भी जीहू का फ्रेंड खड़े होता है और फ़ौरन से इसके क्लोजेट के पास जाता है। सियोंग उसे रोकती है और कहती है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूँगी, लेकिन फिर भी वो इसकी बात नहीं मानता और इसे आगे से हटाकर गेट खोलता है। लेकिन क्योंकि जय अंदर होता है और उसने गेट पकड़ा होता है तो गेट नहीं खुलता। इसी की बात सुनकर जीहू भी खड़े हो जाता है और कहता है कि शायद ये ख़राब हो गया है, लाओ मैं इसे ठीक कर देता हूँ। फिर वो काफ़ी कोशिश करता है जिससे एक दरवाज़ा खुल जाता है। सियोंग फ़ौरन से आगे आ जाती है और कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें लड़कियों के क्लोजेट में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए। जीहू आगे बढ़ता है और उसे नज़र आता है कि यहाँ पर उसके फ्रेंड की टी शर्ट रखी हुई है। वो हाथ बढ़ाकर टी शर्ट निकालता है और फिर गेट बंद कर देता है। कहता है कि ये देखो मिल गई, अब इसे रख लो, चलो हम लोग लेट हो रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है नहीं हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ खा पी कर चलेंगे, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है और अपने फ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। इनके जाने के फ़ौरन बाद सियोंग क्लोजेट का गेट खोलती है और जय को यहाँ से निकालती है क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। वो फ़ौरन से उसे पानी वानी पिलाती है और उसे हवा भी झलती है। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि वो रास्ते में चुपचाप चल रहा होता है और अभी सियोंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि जब उसने क्लोजेट का गेट खोला था तो उसे नज़र आ गया था कि जय अंदर ही बैठा हुआ है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का आइडिया भी है कि सियोंग जय को पसंद करती है ना कि उसको, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग अपने बेड पर जबकि जय ज़मीन पर लेटा होता है। सियोंग अचानक से वो पिक्चर वाला स्टिकर उठाती है और इसके हाथ पे लगा देती है, जिस पर जय कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सियोंग कहती है जहाँ पे भी तुम चाहोगे ये तुम्हारे साथ रहेगा और इस तरह से तुम कहीं पर भी नहीं खोगे। जय इसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। फिर सियोंग कहती है कि कल नाश्ते में तुम मुझे राइस बनाकर खिला देना, मुझे अजीब सी क्रेविंग हो रही है। इससे बात करते करते वो सो जाती है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि जय सामने खड़े होता है और मुस्कुराते हुए इसे सोते हुए देख रहा होता है। फिर इसका ब्लैंकेट ठीक करता है और आगे जाकर इसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर अपना सामान उठाता है और सारा सामान लेकर बाहर आकर बैठ जाता है। इसने सियोंग के लिए ऑमलेट और राइस भी बना के रख दिए होते हैं जिसकी उसने फरमाइश की थी। ये बाहर बैठा होता है और जो पिक्चर्स इसने जीहू और इनके साथ खिंचवाई थी उन्हें देख रहा होता है। अचानक से अपना मोबाइल उठाता है जिसमें सेम वही टाइम हो रहा होता है जिस वक्त ये पास से फ्यूचर में आया था। बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और साथ ही आसमान में कुछ अजीब सा भी हो रहा होता है। फिर वो अपनी छोटी सी बोट उठाता है और उसे लेकर नीचे चला जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि अब वहाँ पर बोट पड़ी हुई है लेकिन जय कहीं पर भी नहीं है, शायद वो फिर से अपने पास्ट में जा चुका है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जय की आँख खुलती है और वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है। उसके सर पे चोट लगी होती है और काफ़ी ज़्यादा दर्द भी महसूस कर रहा होता है। यह भी उठकर बैठता ही है कि सामने से डॉक्टर चलते हुए आते हैं और इसे कहते हैं कि तुम रेस्ट करो। जय उनसे पूछता है कि मुझे क्या हुआ है तो वो बताते हैं कि शायद तुम सीढ़ियों से गिर गए थे और इसकी वजह से तुम्हें कुछ चोटें आई हैं, तुम काफ़ी टाइम से बेहोश पड़े थे। वहीं साथ में नर्स भी खड़ी होती है जो कि इसे कहती है कि वैसे तो आप नींद में बस एक ही नाम ले रहे थे और वो शायद किसी लड़की का नाम था। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसी की वजह से ये बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है कि इतने में नर्स एक कॉपी आगे करती है और इसे कहती है कि क्या प्लीज़ आप मुझे ऑटोग्राफ दे देंगे। जय जैसी उसकी बात सुनता है वो एकदम से हैरान हो जाता है। नर्स के साथ साथ डॉक्टर भी कहने लग जाते हैं कि मेरी छोटी बेटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, आप प्लीज़ उसके लिए ऑटोग्राफ दे दें।
जय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर वो वॉशरूम में आ जाता है। यहाँ पर आज की सोचता है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ शायद वो एक ख्वाब था, लेकिन जैसे अपनी स्लीव्स ऊपर करता है इसे नज़र आता है कि इसके हाथ पर वही स्टिकर लगा हुआ है जो कि सियोंग ने लगाया था। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ रियल था। इवन कि जब ये अपने सर के ऊपर से पट्टी हटाता है तो इसका हेयर स्टाइल भी चेंज होता है, जो कि इसने फ्यूचर में जाके चेंज किया था। फिर ये वॉशरूम से बाहर निकलता है तो सामने से डॉक्टर आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि कल तुम चेकअप के लिए आए थे और आज तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जय ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इनसे पूछता है कि क्या वाकई में कल हॉस्पिटल आया था। तो ये बताते हैं हाँ, तुम कल सीढ़ियों से गिर गए थे और उसकी वजह से तुम हॉस्पिटल आए थे। तो जय को समझ आता है कि इतना सब कुछ जो हुआ वो सब कुछ एक ही दिन में हुआ है। सियोंग और बाकी सबके साथ गुजारा हुआ वक्त एक ही दिन में कवर हो गया। फिर ये डॉक्टर से पूछता है कि आज क्या डेट है, तो वो बताते हैं आज 17 जून 1997 है और ये वही दिन था जिस दिन जय की डेथ हुई थी। ये एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर फ़ौरन से अपने कपड़े चेंज करके यहाँ से निकलने लगता है। टेलीफोन के पास आता है और अपने मैनेजर को कॉल लगाता है। डैड बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे होते हैं जैसे वो पास्ट में थे। वो कॉल पिक करते हैं और कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो ये उनको बताता है कि देखें अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन आज हम दोनों ने मिलना होगा। फिर ये अपने मैनेजर से मुलाकात करता है और उन्हें सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आती। साथ ही सब ये भी याद आ जाता है कि इसकी डेथ कहाँ पर हुई थी। तो ये फ़ौरन से अपनी गाड़ी निकालता है और उसी जगह पर पहुँच जाता है। जब भी वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि रियल वाला योंजे वहीं पर बैठा हुआ है। बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है और साथ ही तूफ़ान भी आया होता है। वो अपनी कार में होता है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि योंजे को एक बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। जय उसके पास जाता है तो वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तो जय उससे कहता है देखो इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं तुम्हें कुछ भी समझा नहीं पाऊँगा। तुम मरने वाले हो लेकिन मैं इस चीज़ को रोक सकता हूँ। तुम चाहो तो अपनी हर एक चीज़ जो तुमसे गलत हुई तुम उसे ठीक कर सकते हो। तो योंजे कहता है हाँ ठीक है, प्लीज़ तो मेरी हेल्प करो। ये उसे लेता है और अपनी कार में लेकर उसे बिल्डिंग के पास लेकर चला जाता है जहाँ पर बूही और डैड रहते हैं। फिर इसे कहता है अब तुम्हें इस बोट पर बैठना होगा और इस तरह से तुम अपनी एक्चुअल जगह पर पहुँच जाओगे। लेकिन योंजे उसे मना कर देता है और कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मेरी जगह तुम चले जाओ और तुम मर जाओ। जय इसकी बात सुनकर रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ, मैंने कभी भी ये चीज़ इतने अच्छे से फील नहीं की थी। खैर अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो अपनी स्लाइड पर बैठता है और स्टेयर से नीचे चला जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और सभी की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि जीहू और उसका फ्रेंड बहुत ही अच्छे से स्टार बन जाते हैं। अब उन लोगों के कॉन्सर्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं डैड बूही को प्रपोज़ कर देते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। साथ ही सियोंग डेली बेसिस पर जय को याद करती है, लेकिन उसका कोई भी मैसेज और कॉल उसे रिसीव नहीं होता और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी होती है, लेकिन किसी के सामने भी ये शो नहीं करती कि वो उसे मिस कर रही है। वहीं एमजे इनकी कंपनी में इनके साथ काम कर रहा होता है और अब वो सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट कर चुका है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग कन्वीनियंस स्टोर जाती है और यहाँ से अपना सामान लेकर बाहर निकल रही होती है। अचानक से इसे नज़र आता है कि सामने शायद जय खड़ा हुआ है। ये अपना सारा सामान वहीं छोड़कर उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन भागते भागते वो कहीं गुम हो जाता है और इसे कहीं पर भी नज़र नहीं आता। ये रास्ते में ही बैठकर रोने लग जाती है कि क्या वाकई तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए हो और तुम्हें मेरी याद नहीं आती। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि सियोंग अपने घर से निकलती है और वो अपनी मीटिंग के लिए जा रही होती है। अचानक से सामने एक बंदा आ जाता है और जो इससे टकरा जाता है, इसकी सारी फाइल्स वहीं पर गिर जाती हैं। ये ज़मीन पर बैठ जाती है और अपनी फाइल्स एक एक करके उठाने लगती है। अचानक से कोई इसके आगे आता है और इसके कानों पर हेडफोन्स लगा देता है। सियोंग जैसे ही ऊपर देखती है वो ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि जय है। ये जैसे ही जय को देखती है इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये रोते हुए उसके करीब आती है, फिर उसे किस कर देती है। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे खड़े होते हैं तो आसपास इधर उधर जाने वाले लोग भी इन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर ये दोनों साथ चलते हुए आते हैं और कॉफ़ी पीते हुए एक जगह पर बैठ जाते हैं। सियोंग से पूछती है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम अब वापस कैसे आ गए। तो जय उसे बताता है देखो मैं वापस नहीं आ रहा था, जो रियल वाला योंजे है उसने कहा कि वो यहाँ पे रहना चाहता है और फिर मैं उसकी जगह मर जाऊँगा, लेकिन जब मैंने वहाँ से स्लाइड ली तो मुझे नहीं पता मगर मैं कैसे यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि शायद वो फिर से मर चुका है। तुम्हें पता है कि ये बात मैं नहीं जानता था कि मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ। जब मैं अपने आप से मिला तो इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया। फिर ये दोनों साथ घर चले जाते हैं और सियोंग कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं शावर लेकर आ रही हूँ।
तो जय के जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे होते हैं और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहा होता है। सियोंग वॉशरूम से निकल कर जब आती है तो ये उसे देखता है और फिर उससे दूर भागने लगता है। सियोंग कहती है तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जय इसकी तरफ भी नहीं देख रहा होता। फिर फ़ौरन से खड़े होता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद घर आ जाऊँगा, और ये कहते हुए घर से निकल जाता है। जय क्योंकि सियोंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो अब उसे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सियोंग की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहता। तो वो उसके घर में रहने के लिए मना कर देता है और उसी के बराबर वाले घर को रेंट पर ले लेता है। सभी की लाइफ सेट हो जाती है। जीहू के कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं। फिर जय उसे मिलने के लिए जाता है और जो ब्रेसलेट इसने योंजा से लिया था ये उसे पहना देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से मिला था और उनसे मुझे ये मिला है, तो तुम हमेशा इसे अपने हाथ में रखना। सियोंग भी अब पहले की तरह दुखी नहीं रहती और जब भी वो जय के साथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। एंड गाइस, इसी के साथ हमारे ड्रामे का यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप आप सबको आज का ड्रामा पसंद आया होगा और साथ ही इसकी एंडिंग भी। बहुत जल्द मैं आप सबके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आऊँगी। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।